सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 18 महीने का वक्त अभी बचा है, लिहाजा राजनीतिक दल पूरी तरह से अब चुनावी मोड में हैं। हरकतें स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि दोनों दल जनता के करीब पहुंचना चाहते हैं। कोरोना काल की वजह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस अब मैदान में उतरने का मन बना चुकी हैं। मंशा साफ है, चुनाव से पहले जनता के पास पहुंचकर सीधे संवाद करें और चुनाव के पहले अपनी पार्टी की जमीन को मजबूत बनाएं। बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना पर काम शुरू किया है। प्रतिदिन बड़े नेता इसमें बूथ को मजबूत कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान चलाकर सीधे जनता के पास जाएगी। सवाल ये उठता है, सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस का ये मेगा अभियान परवान चढ़ पाएगा? कितना कामयाब होगा? कैसे नेता इस पर काम करेंगे? क्योंकि दोनों पक्ष अपनी तैयारी के साथ में मैदान में। घर चलो अभियान में एक तो जो हमने बूथ कमेटी बनाई है, जो सेक्टर कमेटी, जो मंडलम की कमेटी, ये लोग क्षेत्र बांट के गांव के एक घर में जाएंगे। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस मेगा अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस ने इसे घर चलो अभियान का नाम दिया है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी को पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास से करने वाले हैं। पूरे फरवरी के महीने तक चलने वाले इस अभियान का एक ही लक्ष्य है, चुनाव से पहले पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत करना, बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता नजर आए। इसीलिए इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर दस्तक देकर 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। पार्टी ने घर चलो अभियान को विधानसभा चुनाव तक अलग अलग रूप में चलाने का फैसला किया है। घर पहुंचना अति आवश्यक है। इसी माध्यम से तो कांग्रेस के जो वास्तविक में कार्य 15 महीने में हुए और जो 17 साल में नाकामियां हुई हैं, जब तक घर ना पहुंचे। जाहिर तौर पर कांग्रेस की इस कवायद का मकसद आगामी चुनाव के लिए मुद्दों की तलाश करना और अपनी जीत तय करना है। शायद कांग्रेस के रणनीतिकार समझ चुके हैं कि चुनाव से पहले जनता से सीधे संपर्क और संवाद रखने वाला नेता ही आगे भविष्य में टिक पाएगा और बिना मजबूत संगठन के संभव नहीं। अब जब प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए करीब 18 महीने शेष हैं, तो कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने घर जाने की योजना बना ली। इधर बीजेपी नेता कांग्रेस पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस केवल और केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी के लिए, मीडिया में छपने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे लेके आती है। मुख्य मुद्दा यह है कि कौन घर जाएगा और किसके घर जाएगा। अब जनता ने कांग्रेस को ही घर बिठा दिया है। बहरहाल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तू डाल में पात जैसी प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। दोनों दलों के रणनीतिकार 2023 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जहां स्मार्ट बूथ के माध्यम से जंग जीतने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए घर दस्तक देने की ठानी है। कुल मिलाकर दोनों ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अपने फॉर्मूले पर काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोनों दलों की सफलता उनके कार्यकर्ताओं की ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्लान पर काम करने पर टिकी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इन 18 महीनों में बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ये बात स्पष्ट तौर पर कह चुकी हैं कि बूथ के जरिए या लोगों के घर पहुंच करके उनसे सीधे संपर्क के जरिए वो पार्टी की जमीन को मजबूत करेंगे, अपने काम और जो भी विरोधी हैं उनकी नाकामियों को गिनाएंगे। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी से और स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप दोनों बड़े स्पष्ट वक्ता हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। स्वदेश जी, कांग्रेस पार्टी ने
कैंपेन को इस मन से शुरू किया कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम सुन रहे थे पार्टी नेताओं को, उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कामों को पहुंचाएं और सरकार की नाकामियों को पहुंचाएं। बीजेपी का रिएक्शन भी आपने सुना होगा कि ये सिर्फ नकल करते हैं और मीडिया अपॉर्चुनिटी के कर रहे हैं, यानी उन्हें विश्वास नहीं कि कार्यकर्ता वाकई घर घर तक पहुंच पाएंगे। स्वदेशी जी जी, हाँ, आई आवाज मुझे? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। मेरा सवाल बड़ा क्लियर क्या था। भारतीय हाँ जी बिल्कुल जी जी, कहें अपनी बात कहें। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या नेता हों, इनको घबराहट इसी बात से है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक हैं और मध्य प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस के शिविर लग रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं और लगातार प्रभात फेरियां लगाई जा रही हैं। माननीय अजय सिंह राहुल भैया घर वापसी कराने पर लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग उस समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में या इधर उधर चले गए थे, अब वो परेशान है, उनको लौटने का जो रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं वो माननीय राहुल भैया कर रहे हैं। तो सारे नेता कांग्रेस के काम कर रहे हैं और ये काम करना वक्त से भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है, पसोपेश में है, क्योंकि ये गुटबाजी में फंस चुकी है। आज इनका सड़क पर चलने वाला वो कार्यकर्ता जिसने दरी बिछा करके चरे चबा करके पार्टी को खड़ा किया, 35 वर्ष संघर्ष किया, वो कार्यकर्ता आज हाशिए पर है। और सिंधिया जी के जितने लोग आए, चाहे निगम मंडल की बात हो, चाहे इनकी कार्यकारिणी की बात हो, दबदबा सिंधिया के लोगों का रहा। किसी ने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग बन गए, सारा आदमी ने ये कहा कि सिंधिया का बोलबाला रहा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में फंसी है। इसलिए ये कांग्रेस पर उंगली उठा करके चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। और आज सवाल कहते हैं अगर 2023 में तो हार ना मेरे कहने से कांग्रेस जीत गई, ना इनके कहने से भाजपा जीत गई, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने यह ठान लिया है कि आपने चलती हुई सरकार तब गिराई थी जब प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था। कोरोना की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने चलती हुई सरकार को, ऐसी सरकार को गिराया था। माननीय कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं और ये टेलीविजन वाले नेता को थोप दिया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसीलिए शिवराज सिंह जी परेशान है। उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ किया होता तो बोलते, बोलने के लिए कुछ है नहीं। कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, 2 लाख करोड़ के मध्य प्रदेश के लोगों को कर्ज में दबा दिया सरकार, 2 लाख करोड़ के कर्ज में, और ये लगातार कर्ज देते आ रहे हैं। अब ऐसे में देखा अनुपूरक बजट भी लाए, अनुपूरक बजट ला के ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ इवेंट वाली पार्टी है, इवेंट वाली सरकार है, इवेंट करना इनको आता है, इसलिए इनके पेट में दर्द है। चलिए शर्मा जी, लेकिन यही आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया कि मात्र इवेंट साबित होगा, यानी कार्यकर्ता किसके घर जाएंगे और क्या बोलेंगे, उनका कहना था। मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर केसवानी, क्या बीजेपी को घबराहट है कांग्रेस के घर चलो अभियान से? क्या इस बात को लेकर के इसलिए इस तरह के बातें की जा रही, और जो आरोप लगाए उनके भी आप जवाब दे सकते हैं? पुनीत जी, कहीं कोई किसी को घबराहट नहीं है। व्याकुल तो हमारे साथी बातचीत के लहजे से दिख रहे थे। और रही बात, जैसा माननीय विश्वास सारंग जी ने कहा कि निश्चित रूप से नकल जो कांग्रेस कर रही है, पर उसके लिए वो अकल कहाँ से लाएगी? ऐसा कौन सा लीडर है जो इनकी इस तरह संगठन की बातें, संगठन में कार्यकर्ता से कैसे जुड़ते हैं, जिसके लिए एक परिवार ही पार्टी है और हमारा पार्टी ही हमारा परिवार है। तो ये फर्क है। इस फर्क को लेकर जब आप बड़े कैनवास पे सोचते हैं तो सब चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं आगे। रही बात जहां से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने शुरू की कि दिग्विजय सिंह जी समन्वयक भी आपने उनको बनाया है जो खुद हमेशा बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूं तो पार्टी के वोट कटते हैं। घर चलो अभियान की हवा तो यहीं से निकल गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, सुदेश जी बैठे हैं, उनसे यह जानना चाहता हूं, जब आपके कमलनाथ जी, जिसकी आप विजनरी लीडर बता रहे हो, जिनको जो वल्लभ भवन में 5वें मंजिल पर बैठते थे, तब मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता जब निकल के आता था, इनका नेता निकल के आता था, जनता निकल के आती थी, विधायक 600 किलोमीटर दूर से आते थे, मंत्री इनके कमलनाथ जी से मिलने जाते थे, पर कमलनाथ जी हर आदमी को यह कहकर इतिश्री कर देते थे
चलो चलो हो गया। अब जब ये घर घर जाएंगे तो प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इनको वही जवाब देगी कि चलो चलो हो गया, क्योंकि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती पुनीत जी। एक बार वक्त बदलाव के आपने बता दिया, और बदलाव के वक्त में आपने जो चुनाव से पहले जनता से वादे किए थे, कर्ज माफी की आप बात करते थे, आप गौशालाओं की बात करते थे, आप सब्सिडी की बात करते थे, आप सिलाई मशीन देने की बात करते थे। 973 वचनों का एक झूठ का पुलिंदा आपने प्रदेश की जनता के सामने रखा। प्रदेश की जनता इसको जान चुकी है कि जैसे ही आप सरकार में वक्त बदलने पे आते हैं तो आप लोगों का तो वक्त बदल जाता है। आप आईटा की चिंता करते हैं, आप आईफा की चिंता करते हैं, आप अपने मंगलों की रंगाई पुताई कैसे हो उसकी चिंता करते हैं, मध्य प्रदेश में कैसे गांजे की खेती हो इसकी आप चिंता करते हैं। तो जनता आपको देख चुकी है। अब आप जनता के द्वार जाएंगे तो जनता आपको वैसे ही नकार देगी जैसे 28 उपचुनाव में आपको नकार दिया था, जैसे आपको 4 उपचुनाव में जनता ने नकार दिया था। और मेरे मित्र कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में सरकार हमारी छीन ली, इन्होंने ये कर दिया। अरे कोरोना काल में तो आपके देश में और भी जगह सरकारें हैं, कहीं पे आपने एक एग्जाम्पल सेट करके प्रदेश की जनता के सामने मैं पुनीत जी से जिसमें आप एक मिनट चाहूंगा, बात का जवाब मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। समय देने वाला हूँ स्वदेश जी। विचलित होंगे। मैं इन्हीं के बात की बात कर रहा हूँ पुनीत जी। ये बोल रहे हैं कि ये लोग कर्ज ले रहे हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बार ये नहीं कहा कि मेरे पास जन कल्याण के लिए पैसे नहीं है। और ये आप कमलनाथ से पूछो, जिनको आप विजनरी बात कर रहे हैं कि विजनरी नेता हैं, वो जब कर्ज माफी की साइन कर रहे थे तब उन्होंने रोना रोया था। चलिए आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं शर्मा जी, अब उत्तर लेते हैं। खजाने खाली रहे इनके और हम जन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश की जनता की चिंता करते जा रहे हैं। उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। चलिए उत्तर दीजिएगा स्वदेश जी। देखिए पुनीत जी, बिल्कुल पूरा प्रदेश इस बात से का गवाह है, प्रदेश इस बात का जानता है कि प्रदेश में ये सिंधिया जी की वजह से ये सरकार गिराई थी, चलती हुई विजन वाली सरकार। उन सिंधिया जी के चुनाव क्षेत्र की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग आता है। ग्वालियर चंबल संभाग में 28 उपचुनाव में 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उन 9 सीट में एक सीट वो भी थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खुद वोट डाला था, ग्वालियर पूर्व। वहां सतीश सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। अब जो और उपचुनाव की बात करें, 40 साल से इनकी दमोह सीट थी, दमोह सीट कांग्रेस जीती, इनको नकार दिया जनता ने। 33 साल से इनकी रेगांव सीट थी, कांग्रेस को जिताया वहां की जनता ने, इनको नकार दिया। इनका कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है, क्योंकि कोरोना के दौरान जो अव्यवस्थाएं फैली थी, ऑक्सीजन का अभाव, रेमडेसिविर का अभाव, अब दवाइयों का अभाव, आईसीयू बेड का अभाव, इस अभाव में लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपने प्राण त्यागे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे मुआवजे के। आज तक वो मुआवजा नहीं दिया, बल्कि हम कांग्रेस ने आपदा राशि के रूप में 4 लाख रुपए देने की मांग की, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ये अपने इवेंट में मजे लेते रहे, इवेंट करते रहे। ये बात करते हैं कि हम अर्निंग बढ़ाएंगे, तो ये घर घर शराब भिजवाने का काम कर रहे हैं। इधर ये कहते हैं शराबबंदी क्रम बंद करेंगे, इस पर इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ऐसी नीति लेकर और आ गए कि घर घर शराब पहुंच जाए। कुल मिलाकर के इनके पास कोई विजन नहीं है। इनकी जो मशीनरी, जो ब्यूरोक्रेसी इनको बोल देती है वो ये कर देते हैं, बाद में पता चलता है। दुर्गेश जी, स्वदेश जी, थोड़ा सा मुद्दे के ऊपर आते हैं, थोड़ा मुद्दे के ऊपर आते हैं। स्वदेश जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे, सीधा प्रश्न था। बीजेपी बार बार ये सवाल उठा रही कि कांग्रेस घर घर पहुंचकर करेगी क्या बोलेगी, क्या उन्हें बताएगी, और जो वो बताने वाली है उसको ऑलरेडी वो उपचुनाव में बता चुकी है, ये उनका कहना है। उत्तर दीजिएगा इस बात का। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस अब घर घर जाकर के सरकार की नाकामियों को अक्षरशः प्रमाण सहित बताएगी जनता को। उनको बताएगी कि कोरोना के दौरान जो आपके परिवार में मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है। वो खुद कहेंगे कि हमें आईसीयू बेड नहीं मिला, हमको ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला। रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला भी तो ब्लैक से मिला, और ब्लैक करने वाला भी कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। तो कुल मिलाकर के जनता को घर घर जाके सरकार की नाकामियां
बताएगी और ये बताएगी कि माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी की। वो कर्ज माफी को इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पे स्वीकार भी किया। लेकिन हमने गौशालाओं की बात की, ये गौशालाओं पर राजनीति करते रहे, गौ माता पे हमने गौशाला 1000 बना के दी। इन्होंने बात की धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, भगवान राम की राजनीति करते हैं। राम पथगमन की बात आई तो इनने 2007 में 10 रुपए बजट रखा था। माननीय कमलनाथ जी ने कार्य योजना तैयार की और उस पर काम कराने का काम किया। माननीय कमलनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन आचमन के लिए मां शिप्रा में जल नहीं था और उस जल की व्यवस्था सबसे पहले कमलनाथ जी ने की। 300 करोड़ का पैकेज तैयार करके कार्य योजना तैयार की। ये 300 करोड़ और 100 करोड़ पहले सारे पैसे बंटर बाट हो गए हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे वो प्रवक्ता नूरी खान हो, गंगा में उस मां शिप्रा में डुबकी लगा करके उसमें बैठ करके ऐसी कड़ाके की ठंड में कोरोना के दौरान कोरोना चल रहा है, ये मांग की है कि मां शिप्रा की सफाई की जाए। और जो नरक बनता जा रहा है उज्जैन, आज धार्मिक नगरी की हालत खराब हो गई है। गंदे नाले का पानी उस मां शिप्रा में जाता है, उस शिप्रा में हम आचमन लेते हैं, उस शिप्रा मां कालेश्वर में जल चढ़ाया जाता है, उस पर ये धर्म की बात करती है। तो हम घर घर जाकर के सरकार की नाकामी और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल की तुलना कर लें तो इनकी 17 साल की जो नाकामियां हैं वो काफी है। चाहे बात पिछड़ों की हो, दलितों पे अत्याचार की हो, महिला उत्पीड़न की हो, ये सरकार सब में नाकाम रही है। चलिए केसवानी जी उत्तर दीजिएगा आप, केसवानी जी उत्तर दीजिएगा आप, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं लौटूंगा। ब्रेक के बाद में मेरा भी सवाल इसमें एक जुड़ा हुआ है। ये जो घर चलो घर घर चलो अभियान है, हालांकि बीजेपी पहले से कैंपेन चला रही है, बूथ के ऊपर आपके तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, और जब इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष से पूछा था तो उनका रिएक्शन था ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई भी पार्टी अपने विस्तार को, कोई भी पार्टी अगर जमीनी स्तर पर कार्यक्रम को चलाती है। फिर इस तरह के रिएक्शन क्या, बीजेपी के पास में इसका क्या तोड़ रहेगा, इस पर भी उत्तर दीजिएगा। तो हमारे साथ में आज डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब और स्वदेश शर्मा जी हैं, और बात करें दोनों पार्टियों के उन कैंपेन्स की, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के घर चलो घर घर अभियान की, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जोर से करने वाली है। दुर्गेश जी, पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रदेश अध्यक्ष तक इस बात को मानते हैं कि अगर कोई संगठन के स्तर पर काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस पर राजनीतिक तौर पर बयान देना एक अलग विषय है, लेकिन चुनौतियां बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता बूथ के ऊपर उस समन्वय को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नए लोगों का एक पूरा का पूरा जत्था जब पार्टी में शामिल हुआ है तो उनको मिलकर काम करना है। 23 बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और निश्चित रूप से 23 को भी गंभीरता से लेंगे। पर जो एक काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, जो मैंने आपको कहा, उस निश्चित रूप से प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इन लोगों की प्राथमिकताएं क्या है। और रही बात, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा दल जो है विश्व का सबसे बड़ा दल है और उस हिसाब से जो ये बूथ विस्तारक योजना है प्रदेश की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 65,000 बूथों पे प्रत्येक हमारे 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे देने वाले। तो ये अपने आप में एक अभियान है जो एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे वरिष्ठ नेता 5वीं मंजिल से बैठकर सरकारें नहीं चलाते हैं पुनीत जी, हमारे नेता उस बूथ पे उतर के जाते हैं। यही फर्क है कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो 5वीं मंजिल से आप नीचे उतर के झांक के नहीं देखते, और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण 24/7 जनता की। चलिए आपकी इस बात का मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। स्वदेश जी, क्या इनके बातों का भी, एक मिनट पुनीत जी, पूरी इनकी बातों का भी जवाब आने दीजिए। ये उज्जैन की जो बात कर रहे हैं, तो उज्जैन को एक वृद्ध रूप देके बड़े विस्तार करते हुए 712 करोड़ रुपए की योजना अभी। अरे साहब, राजधानी से लगा हुआ बैरसिया में गौ सेवा भारती के नाम से गौशाला चलाती है भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता, उसमें 100 से ज्यादा गायों की डेथ बॉडी मिली है, जो दर्दनाक है, हृदय विदारक है, जो हृदय को झकझोर देने वाली है। ये सरकार गौ माता की बात करती है, गौ माता की राजनीति करती है, फिर राजधानी के बैरसिया में आप बता नहीं चित्र आपके सामने है, तो मैं दिखा दूंगी आपको। सरकार के पास में देर नहीं की, पर आप हमें चार होते रहे कि हमारे पास बजट नहीं है, हम बगैर बजट के हमारा सरकार के पास फंड बता दीजिए, हम कैसे कल्याण के काम करें। जन कल्याण की योजनाएं आपने बंद की, इसके विपरीत हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी
कभी इस चीज से इन्होंने एक जनता से नहीं बोला कि हमारे पास पैसे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर केसवानी, आप दोनों की बात हम चाहते हैं कि जनता स्पष्ट तौर पर समझे। स्वदेश शर्मा साहब, पहले इस बात का उत्तर दीजिएगा कि नेता क्या घर से निकलते नहीं थे, पहुंचते नहीं थे, कार्यकर्ताओं के पास जाते नहीं थे, इसीलिए क्या अब इस तरह के अभियान का चयन किया गया? इस बात का उत्तर दीजिएगा, फिर अपनी बात भी रख दें। पुनीत जी, कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले सबका साथ सबका विकास की बात ये करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को लेकर हम चलते रहे हैं। हमने संविधान तभी कमलनाथ जी मुस्लिम समाज की बैठकें लेते रहते हैं अलग से बैठ के। आज हमने नहीं की होती, हमें वोट करना है, हमें उनको हराना है, हमने की है। उनको कौन है ये बता दीजिए जनता वाला को। व्यक्ति जिनके घर उनको किसी ने चाय बेचते हुए देखा नहीं है, पर एक चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, उस संविधान को संजोने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस विचारधाराओं पर चलती रही है, लेकिन आज की आवश्यकता यह भी है कि हमें घर घर जाना है, हमें घर घर लोगों को जगाना है, हमें बातों में नहीं आना है, हमें धोखे में नहीं आना है, हमें जुमलों में नहीं आना है। क्या ये जुमला साबित हुआ? हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए लाएंगे, हम काला धन लेकर आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों को भ्रमित किया। भ्रमित करने के बाद सत्तासीन हुए आप, और सत्तासीन होने के बाद आपने कोरोना की आग में लोगों को झोंक दिया। मजदूर पैदल चलते रहे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, मां बहनों के प्रेग्नेंट रास्ते में हो गए, आप वाहन तक नहीं ले सके। कांग्रेस ने माननीय प्रियंका गांधी ने 1000 बसों का इंतजाम करके उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया कि मजदूरों के ले जाने के लिए कांग्रेस की व्यवस्था करती है। तो आप दुर्गेश जी, अब एक सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कामों की नकल है इस तरह का कैंपेन, तो फिर आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं कि जिस स्तर पर आप अपने संगठन को लोगों के साथ इन्वॉल्व करते थे, अब वो काम कांग्रेस ने भी शुरू किया है। क्या इससे बीजेपी का चैलेंज नहीं बढ़ता? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए ही हर प्रयास करती है। इनका सेवा तो जनता के बीच में रहोगे तो सेवा करनी पड़ेगी। तब कोरोना काल में कहां थे ये लोग? कभी बताते हैं क्या ये लोग? एक फोटो इनके किसी नेता ने जारी किया क्या हमने हमारे कोरोना में ऑक्सीजन मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय कमलनाथ जी ने इंतजाम किया, दिग्विजय सिंह ने ऑक्सीजन दिलवाई। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, जयवर्धन सिंह जी ने ऑक्सीजन घर घर पहुंचाई। और कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान ने उस कोरोना के दौरान घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लटका करके लोगों के घर पहुंचाने का काम किया। वो आपने नहीं देखा, और आपने बदले में क्या दिया? उनके खिलाफ करके उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए, उनको जेल में डालने का काम किया। आप सड़कों पर नहीं देखे, आपके 2-3 मंत्री बाइट देते नजर आए 10:30 बजे, इसके अलावा जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। आपने त्रिपुरा चूर पर 38 लाख रुपए खुद के लगा लिए, ना वो त्रिपुरा चूर मुझे मिला। मूल मुद्दे की बात यह है, दुर्गेश जी स्वदेश जी भी इस बात को मानेंगे कि जो बात आप दोनों स्वीकार करते हैं कि जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है। डिबेट में टेलीविजन चैनल पर स्थान भी आवश्यक है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उतना ही जरूरी है जनता के बीच जाना, उनसे सीधे संवाद करना। इसी के तरीके दोनों दलों ने अपने कार्यकर्ता, कभी किसी ने बूथ के नाम पर, किसी ने घर के नाम पर चुने, लेकिन कौन ईमानदारी से प्रयास करता है, कौन अपनी बात रखता है और किसकी बातों में ईमानदारी जनता को नजर आती है, ये बड़ी बात है। दोनों के कैंपेन चल ही रहे हैं, जनता के पास में नेता पहुंच ही रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे आप इसे किस तरीके से बढ़ता हुआ या किस पार्टी को ज्यादा जनता के करीब पाते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।